बेटा हम लोग अपने मार्केट फेलियर के टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था पहले इसकी डेफिनेशन से। प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नैलिटी, ये क्या चीज़ें होती हैं। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, पब्लिक गुड क्या है, प्राइवेट गुड क्या है, मैरिड गुड क्या है, डीमेरिड गुड क्या है, कौसाई पब्लिक गुड क्या है, मोनोपोली क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। कंटेंट आज की क्लास का छोटा है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बेटा पास पेपर ज़रा समझने होंगे तो गौर से रहिएगा क्लास में। देखो पहले हम लोग बात करें पॉलिसीज टू ओवरकम मार्केट फेलियर, मैरिड गुड। देखो आपको ये बात बताई जा चुकी है कि मैरिड गुड वो गुड होता है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है, जो कि सोसाइटी को फायदा पहुंचाता है। एग्जाम्पल आपके पास एजुकेशन हो गई, एग्जाम्पल आपके पास हेल्थ केयर हो गया, सीट बेल्ट हो गई, वगैरह वगैरह। ये वो चीजें हैं जो कि आपको फायदा पहुंचाती हैं। तो बेटा जब ये मुझे फायदा पहुंचा रही है तो मेरा यहाँ पे मकसद क्या बनता है कि मैं इनको इकोनॉमी में बढ़ाऊं, मैं ज्यादा दूं, मैं ज्यादा दूं, मैं इनको बढ़ाऊं। ठीक है। तो पहला आपके पास तरीका क्या है बढ़ाने का? सब्सिडी। देखो बेटा 12 मार्क के सवाल में ये चीज टेस्ट होती है, तो आपको बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स बड़े अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। सब्सिडी से क्या होगा? सब्सिडी से बेटा बिजनेस की कॉस्ट कम होती है, बिजनेस की प्रोडक्शन बढ़ती है, बिजनेस का आउटपुट बढ़ता है। तो इन सब से जब आपकी ओवरऑल सप्लाई बढ़ जाएगी तो आपकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी? कम हो गई। तो वो बंदा जिसको इस चीज का इशू है कि यार प्राइसेस बहुत ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, हेल्थ केयर नहीं अफोर्ड कर पा रहा, एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो उसके लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। आपका आउटपुट भी बढ़ता है, ये भी फायदा है, गरीबों के लिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। बट यहां पर एक इशू आता है किसका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। कि यार यही पैसा अगर आप कहीं और लगा देते तो आपको शायद और ज्यादा फायदा हो जाता, यानी कि आप एक्सपोर्ट करने वाली फर्म्स पे लगा देते, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देते, आप रोड अच्छा कर लेते। और दूसरी बात क्या है कि सब्सिडी से तो प्राइस कम होगी ना। मार्केट फेलियर का असल मसला क्या था? असल मसला था लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जहालत, लैक ऑफ नॉलेज। असल प्रॉब्लम तो ये थी ना आपकी। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मैरिट गुड कैसे सॉल्व करेगा भाई, और सब्सिडी कैसे सॉल्व करेगा भाई? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। सब्सिडी से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म नहीं होती। मैं इसकी मिसाल अगर आपको दूं तो कोविड की वैक्सीन, बेटा कोविड की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही थी। कोविड की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही थी, लेकिन लोगों ने फिर भी नहीं लगवाई। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, और आप में से भी आई एम श्योर कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं लगवाई। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो वजह है वो है हमारे बुढ़े, जिन बुढ़ों को दिन में कोई काम नहीं होता, गिरने के अलावा या खांसने के अलावा कोई काम नहीं होता। बुढ़े क्या करते हैं? व्हाट्सएप पे मैसेज चला दिए कि 2 साल में मर जाओगे वैक्सीन लगवा ली तो। या आपके अंदर बिल गेट्स एक चिप डाल रहा है और आप उसके हिसाब से फिर काम करेंगे, आपकी बॉडी को ये हो जाएगा, आपकी बॉडी को वो हो जाएगा। अबे भाई तुम दवाई नहीं लोगे क्या? अब देखो इन बुढ़ों की वजह से ये जो सुबह सुबह अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग के मैसेज को कुड़ू इस तरह की तस्वीरें भेज रहे होते हैं। अब इन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया ना, लोगों को डरा के कि भाई वैक्सीन लगाओगे मर जाओगे, 2 साल है बस, 2 साल की है टिकट, पर आपकी टिकट बुक हो जाएगी। मुझे तकरीबन 5 साल हो गए, 2020 में लगी है ना वैक्सीन, तो मैं 3 साल बोनस में जी रहा हूं, मैं तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है आपके सामने हूं। तो भाई इन बुड्ढों ने और मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर दी, और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। तो सब्सिडी होने की वजह से या प्राइसेस कम होने की वजह से इट इज नॉट नेसेसरी कि लोग मैरिड गुड्स ज्यादा कंज्यूम करें। अब इसको आप लिंक कर रहे होंगे इस डायग्राम के साथ, जहां पर आपने नॉर्मल एक डायग्राम बना के दिखा दी कि सब्सिडी से आपकी सप्लाई बढ़ गई, प्राइसेस कम हो गई, एज शोन इन द डायग्राम। ये तरीका आपने उसको लिंक कर दिया। ये चीज बताने के मार्क्स नहीं है कि पहले ई था फिर E1 हो गया, एस से S1 चला गया, प्राइस P से P1 आ गई। मतलब ये तो बताना है, ये नॉलेज है, अपने बेनिफिट को लिंक करने के मार्क्स है। अगर आपने डायग्राम बनाई है और आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, आपने लिंक नहीं किया, तो वो किसी काम का नहीं है। सेकंड आपके पास तरीका होता है एडवर्टाइजिंग का, नॉलेज का। यानी कि आपने लोगों को नॉलेज दे दी है, आपने लोगों को एजुकेशन दे दिया, आपने लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपने लोगों को बताया कि यार मेरिट गुड क्यों आपके लिए अच्छा है, एजुकेशन क्यों अच्छी है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आज से कुछ 10 साल पहले तक फीमेल एजुकेशन पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ये साउथ एशियन कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे यहाँ पे फीमेल एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। पाकिस्तान में
फीमेल एजुकेशन बढ़ाने के लिए क्या हुआ, एक कैंपेन चलाई गई कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस तरह के करके कुछ एडवर्टाइजिंग कैंपेन थी, जिसमें वो ये नॉलेज दे रहे हैं कि यार आपकी बेटी को भी उतनी ही एजुकेशन की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, मतलब उतनी ही उसके लिए इंपॉर्टेंट है जितनी एक लड़के के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को उससे समझ आना शुरू हुई, लोगों को उससे नॉलेज आना शुरू हुई। जहां पर लोगों ने चीजों को समझा, चीजों को काम करना उन पे शुरू किया, और फिर उनकी बेटियां, या आज भी हमारे सामने बेटा माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि मेरी क्लास में फीमेल स्टूडेंट्स भी उतनी ही है जितनी मेल स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज देख के बड़ी खुशी होती है कि लोगों को यार समझ तो आई है। एडवर्टाइजिंग ये किससे हुआ, ये एडवर्टाइजिंग से हुआ है, जहां पर आप लोगों को नॉलेज दे रहे हो, इंफॉर्मेटिव। और एक होती है परसुएसिव। परसुएसिव जो होती है ये यूजुअली ब्रांड्स कर रहे होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे होते हैं। यानी कि वो फोकस कर रहे होते हैं टू परसुएड कस्टमर्स, उनको ये बताते हैं कि हमसे अच्छा ब्रांड पूरी दुनिया में कोई नहीं है। केएफसी कहता है कि हमसे अच्छी फ्राइड चिकन पूरी दुनिया में कोई नहीं बेचता, ठीक है। केएफसी बोलता है कि हमसे अच्छी फ्राइड चिकन पूरी दुनिया में कोई नहीं बेचता। पेप्सी बोलता है कि मुझसे अच्छी कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं बनाता। तो यहां पर हम कस्टमर को परसुएड कर रहे हैं कि जी हमसे अच्छा ब्रांड पूरी दुनिया में कोई नहीं है, हमसे आप सामान लो। तो इससे क्या होगा, जब लोगों के पास नॉलेज आएगी, लोगों के पास एजुकेशन आएगी, उनके पास स्किल्स आएंगे, उनको समझ आएगा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से बेटा आपकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। आपकी डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ रही है, लोगों को समझ आ रहा है, तो वो डिमांड उसकी बढ़ जाती है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि एजुकेशन यार एक्सपेंसिव होती है। अगर आप टीवी पे न्यूज़पेपर पे ऐड चलाएंगे तो इट कैन प्रूव टू बी एक्सपेंसिव। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मसला यहाँ पर भी है कि यार यही पैसा जो गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजिंग पे लगा दिया, ये सेम पैसा वो किसी और चीज पे लगा देता, सब्सिडी दे देता, रोड बना देता, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता। और एजुकेशन विल टेक टाइम फॉर इम्पैक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने आज किसी को कोई चीज समझाई तो कल को वो ये चीज समझ जाएगा और उस पर अमल करना शुरू कर देगा। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस होता है, और काफी आपका जो है इसमें डिलेस आ जाते हैं। फिर उसके बाद यार आपकी टारगेट मार्केट क्या है, क्या आप किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हो, क्या आपकी एडवर्टाइजिंग इजी टू अंडरस्टैंड है भी या नहीं है, क्या आपकी जो बातें हैं समझ में आ भी रही हैं कि नहीं समझ आ रही। तो ये सारी चीजें बेटा आपको एडवर्टाइजिंग के साथ लिंक करनी पड़ रही होती है। फिर तीसरा केस होता है स्टेट प्रोविजन। यानी कि गवर्नमेंट ने कहा कि यार जितना भी मेरिट गुड है वो प्राइवेट इदारा नहीं बनाएगा, वो हम बनाएंगे। जब हम बनाएंगे तो हर बंदे के लिए अफोर्डेबल होगा, हर बंदे के लिए अवेलेबल होगा। गवर्नमेंट क्वांटिटी पे फोकस करेगा रादर देन क्वालिटी। तो ये एक मसले वाली चीज है, जो कि एक अमीर आदमी के लिए एक प्रॉब्लमेटिक है। वो बोलेगा कि यार जब मैं पैसे खर्च कर सकता हूं तो मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं, बट गवर्नमेंट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करवाती है। फिर कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल है तो इनएफिशिएंसी काफी ज्यादा हो रही है, मामला खराब हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो अचार पॉइंट है ना, ये अचार है, ये हर चीज के साथ चलेगा, हर खाने के साथ चलेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अचार पॉइंट। लास्ट आपके पास आता है मैक्सिमम प्राइस। अच्छा, ये मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप P2 में इसके बारे में लिखें। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप P2 में मैक्सिमम प्राइस के बारे में लिखो एज अ पॉलिसी ऑफ मेरिट गुड। एज अ पॉलिसी ऑफ मेरिट गुड कभी नहीं लिखना। इन केस एमसीक्यू में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम प्राइस भी यूज हो रही होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड। ठीक हो गया। अब बेटा सवाल पूछें, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई क्वेश्चन अब तक? Sir, just a question, but about diagram, is it true that if your graph diagram is wrong, then you won't get any marks, especially if the question has diagram in the question? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। आपके अगर डायग्राम में लेबलिंग तक गलत है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, स्पेशली इन अ क्वेश्चन जहां पे उसने पूछा हुआ एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम। तो फिर तो बस नमाज ही पढ़ाई जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। स्टेट प्रोविजन को नेशनलाइजेशन भी कह सकते हैं यार, नॉट नेसेसरीली। स्टेट प्रोविजन का मतलब ये गवर्नमेंट दे रही है, अब नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेट इदारे को गवर्नमेंट ने खरीद लिया ना। दोनों का डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। और कोई क्वेश्चन बेटा किसी को? क्लियर है सारी बातें? अच्छा, अब
अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं डीमेरिट कोड पे कि यार ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो हम लगा सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डीमेरिट कोड, तो देखो डीमेरिट मुझे कम करना है। सर कैन वी से दैट स्टेट प्रोविजन मींस गवर्नमेंट, हाँ ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ओन गवर्नमेंट कंट्रोल। अब देखिए डीमेरिट है ना, डीमेरिट में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? डीमेरिट में मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे उसको कम करवाना है, मुझे अंडर कंजम्पशन करनी है, मुझे अंडर प्रोडक्शन करनी है, तो मुझे हर वो चीज करनी है यहां पर जिससे डीमेरिट की कंजम्पशन या प्रोडक्शन में कोई रुकावट पैदा हो। तो पहला तरीका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। भाई इनडायरेक्ट टैक्स लगा दें। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे तो जाहिर सी बात है बर्डनाइज हो जाएगा प्रोड्यूसर्स के ऊपर, कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, तो ओवरऑल ओवर प्रोडक्शन का जो एक मसला है वो आपके पास रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन टैक्सेस सिर्फ तब अफेक्टिव होंगे जब डिमांड फॉर डीमेरिट गुड आपकी इलास्टिक, क्योंकि हल्की सी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से गिर जाएगी। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। डीमेरिट गुड्स जैसे कि सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब एडिक्टिव इन नेचर होते हैं। ये सब कैसे होते हैं? एडिक्टिव इन नेचर होते हैं। एडिक्टिव इन नेचर का मतलब ये है कि इनकी डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक। तो अगर इन केस गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाता भी है तो वो इतने ज्यादा अफेक्टिव आपके लिए होंगे नहीं। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि यार गवर्नमेंट यहां पर टैक्स रेवेन्यू कमा सकती है, जो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कमाया उसको वापस से मुल्क में री इन्वेस्ट करे, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोल दे, स्कूल्स खोल दे, हॉस्पिटल सही कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बट द प्रॉब्लम इज कि यार हमारा ऑब्जेक्टिव टैक्स कमाना तो नहीं है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव तो यहां पर है कि हमने डीमेरिट की कंजम्पशन को और प्रोडक्शन को कम करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से आपके पास इतना ज्यादा कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि आप टैक्स रेवेन्यू कमा लेंगे और आपको जो है वो ओवरऑल पैसे कमाने में फायदा हो जाएगा, बट अगेन वो हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अबिहा का एक पॉइंट आया है, हाँ हाँ सही है। अच्छा, अब आ जाए बैन पे कि जी आपने कर दिया बैन, आपने इंडस्ट्रीज बंद कर दी, आपने फैक्ट्रीज बंद कर दी। फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर देंगे तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगी तो ओवरऑल बिकेगा नहीं, जब जाहिर सी बात है बन नहीं रहा तो बिकेगा नहीं। इंप्रूव हेल्थ कंडीशन होगी। बट द प्रॉब्लम है कि यार अगर मैं इंटरनेशनल बैन करता हूं, यानी कि मैं चाइना से आने वाली सिगरेट बंद कर देता हूं, तो जो मेरा सामान चाइना जाता है चाइना वो सामान बंद कर देगा। इसे कहते हैं ट्रेड रिटेलिएशन, कि वो पलट के वार करेगा ना, वो चुप करके थोड़ी बैठेगा। फिर एक बात, बेटा देखो कराची में गुटखा बैन है, हमारे यहाँ पे तो बड़ा शौक है ना लोगों को गुटखा मावा खाने का, ये बैन है लेकिन बिक रहा है। कैसे बिक रहा है? इलीगली बिक रहा है, इनफॉर्मल मार्केट्स है। तो जो बंदा सिगरेट पीता है, जो बंदा शराब पीता है, अगर गवर्नमेंट बैन भी कर दे, बेटा वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेगा। जो प्यासा होता है वो कुएं तक हर कोशिश करता है पहुंचने की, वो कुएं तक पहुंच जाए, तो वो पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं से। तो ब्लैक मार्केट आपके पास बढ़ेगी, आपके पास इलीगल मार्केट बढ़ेगी, स्मगलिंग बढ़ सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास बैन के उसमें आते हैं। अब आते हैं एडवर्टाइजिंग पे। एडवर्टाइजिंग, अब देखो यहां पर मैं एडवर्टाइजिंग का काम कैसे कर रहा हूं। मेरिट में मैं उसकी अच्छाइयां बताता था, मेरिट में मैं अच्छाइयां बताता था कि यार देखो ये अच्छी चीज है, ये आपको इस तरह फायदा पहुंचाएगी, ये करेगी, वो करेगी। डीमेरिट में मैं उसकी बुराइयां बताऊं। मैं उसकी बुराइयां कैसे बताऊंगा? मैं बोलूंगा कि यार देखो ये सिगरेट है, ये आपके लिए हार्मफुल है, ये शराब है, आपके ये लिवर फेल कर देगा और आपको जो है कैंसर कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। इन सब से क्या होता है कि इवेंचुअली मार्केट में इन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। मार्केट में सिगरेट्स अल्कोहल वगैरह की कि जब लोगों को नॉलेज मिलेगी, उससे इनकी डिमांड हो जाती है कम। तो जब डिमांड कम होगी तो हमारा जो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि इनको कम करवाना है, तो ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा एडवर्टाइजिंग जो है एक बड़ा अच्छा रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है मिनिमम प्राइस। बेटा मिनिमम प्राइस का मतलब क्या है? वही कि आपने प्राइसेस को बढ़ा दिया, या तो इतना या इसके ऊपर, आप इसके नीचे नहीं आ सकते। तो मिनिमम प्राइस भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं एज वन ऑफ द पॉलिसीज टू सॉल्व डीमेरिट कोड। बट अगेन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप P2 में, अगर तो पॉलिसीज टू सॉल्व डीमेरिट कोड है तो आप वहां पर ये पॉइंट लिखें। हाँ MCQs में अगर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। प्राइस फ्लोरिंग, जी बिल्कुल सही है।
अच्छा, अब इसके और डिटेल्ड बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बेटा आपको कहां से मिलेंगे? आपके पोर्टल पे इकॉन बुक अपलोड हुई भी है, ठीक है ना? आपके पोर्टल पे इकॉन बुक अपलोड हुई भी है, आप वहां पे जाएंगे तो आपको वहां पर अच्छे खासे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स मिल जाएंगे। ये देखो, ये मेरिट कोड आ गया, ये डी मेरिट आ गया। हाँ ये देखो, ये पॉलिसीज आ गई सारी। सब्सिडी, एडवर्टाइजिंग, स्टेट प्रोविजन, ये आपके पास डायग्राम्स बनी हुई है सारी। टैक्स बैन, एडवर्टाइजिंग, ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है, सही है। तो आप यहाँ से इनको चीज़ों को ले सकते हो। आप अपनी तरफ से बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स लिख सकते हैं, उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है। बेटा दोनों यूज करनी है आपने, इकॉन बुक भी यूज करनी है, क्लास नोट्स भी यूज करने हैं। सर व्हाई वोंट बी मेंशन मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस, लाइक इज इट बिकॉज मिनिमम प्राइस मैनी पीपल कैसे? हाँ बेटा देखो, क्योंकि जो इसका कंटेंट है ना, वो पॉलिसीज टू सॉल्व मेरिट गुड या डीमेरिट गुड के हिसाब से मैं समझता हूँ कि प्रॉपर नहीं है। मतलब देखिए, हम लोगों ने मैक्सिमम प्राइस पढ़ी है नेसेसिटी गुड्स पे, हम लोगों ने मिनिमम प्राइस पढ़ी है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे। तो मेरे हिसाब से इतना कोई कंटेंट आपके पास निकल नहीं पाएगा अगर आप मेरिट और डीमेरिट को एक्सप्लेन करने जाएंगे एज अ पॉलिसी के अंदर, तो आपके लिए इतना फायदेमंद नहीं होगा। तो इसीलिए टैक्सेस और एडवर्टाइजिंग या सब्सिडी और एडवर्टाइजिंग ये इजीएस्ट होते हैं, इनको एक्सप्लेन करना सबसे आसान होता है। तो आप इन्हीं पे रहें तो वो बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं। सही है। अच्छा, अब इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है कि आप मार्क्स स्कीम बनाओ, मैं डायरेक्टली आपको आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बस 2 मिनट रुकें जरा। अच्छा जी, आ जाए, चले जी। बेटा ये फेब मार्च 2024 का पेपर है, पेपर 22। 12 मार्क के सवाल में जो भी मार्केट फेलियर का क्वेश्चन आता है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस कैसे टेस्ट होते हैं कि यार डी मेरिट की पॉलिसीज बता दें या मेरिट की पॉलिसीज बता दें और बता दें कौन सी पॉलिसी बेस्ट है। या एक पॉलिसी वो आपको लिख के दे देगा, ठीक है, और दूसरी पॉलिसी आपने फिर वहां पे खुद बतानी है। ये बात मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि AO1 और AO2, जो आपका AO2 है खास तौर पे, वहां पर आप इंडिविजुअल बेनिफिट्स और इंडिविजुअल ड्रॉबैक्स लिखते हो, वहां पर आप कंपैरिजन नहीं करते। लेकिन कंपैरिजन कहां पर होता है? इवैल्यूएशन में। मैं जनरल अभी बात कर रहा हूं। इवैल्यूएशन होता है आपका, जो इवैल्यूएशन है AO3, वहां पर आप कंपैरिजन कर रहे होते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि यार सब्सिडी इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मार्केट फेलियर कॉस्ड बाय मेरिट कोड, डिस्कस द व्यू। तो आपने सब्सिडी के बारे में बता दिया, आपने एडवर्टाइजिंग के बारे में बता दिया, आपने सारा AO1 AO2 अपना कंप्लीट कर लिया। अब देखो यार, ये सवाल पता है कैसा है? इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को मैंने बोला कि डॉक्टर मुझे दर्द हो रहा है, और मैं उसको जगह नहीं बता रहा कि दर्द हो कहां पे रहा है, ठीक है ना। देखो हर चीज की अलग दवाई है ना, सर दर्द की अलग गोली है, बॉडी पेन की अलग गोली है, मसल रिलैक्सर अलग होता है, ठीक है ना। जॉइंट्स में पेन है तो उसकी डिफरेंट गोली होती है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, बस मैं जगह नहीं बताऊंगा कहाँ हो रहा है, खुद गैस करो, दर्द हो रहा है भाई। अब देखो, डॉक्टर कभी भी ये तो नहीं बोलेगा ना कि आप ये गोली खा लो या ये गोली खा लो, जब तक आप उसको जगह नहीं बता रहे हो, रीजन नहीं बता रहे हो कि दर्द हो कहाँ पे रहा है, तब तक वो आपको एक प्रॉपर गोली नहीं रेकमेंड कर सकता कि भाई आप ये गोली खा लें ठीक हो जाए। तो इस पॉइंट पे डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर बोलेगा सर, अगर आपके सर में दर्द है आप डिस्प्रिन खा लें, अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है आप पैनाडोल खा लें, मसल रिलैक्सर खानी है तो ये गोली खा लें, जॉइंट्स में पेन है तो ये गोली खा लें। मतलब कि वो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं।
बेटा इस तरह के सवाल को बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहां पर एग्जामिनर ने आपको ये नहीं बताया हुआ कि रूट कॉज क्या है मार्केट फेलियर की। उसने आपको ये नहीं बताया कि रूट कॉज क्या है, कि भाई लैक ऑफ नॉलेज रूट कॉज है या मैरिड गुड को अफोर्ड ना कर पाना ये रूट कॉज। सही है, मैरिड गुड महंगा होता है ना यार, तो क्या महंगाई इज द रूट कॉज या लैक ऑफ नॉलेज इज द रूट कॉज, ये एग्जामिनर ने हमें नहीं बताया। तो हम कभी भी वन साइडेड कंक्लूजन यहां पर नहीं दे सकते। हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि भाई एडवर्टाइजिंग इज द बेस्ट। भाई क्या पता आपके पास नॉलेज हो कि एजुकेशन अच्छी है बट आप गरीब हो, आपके पास पैसा ना हो, तब क्या करोगे आप? या क्या पता आपके पास पैसा हो एजुकेशन हेल्थ केयर अफोर्ड करने का, बट आपके पास नॉलेज नहीं है, तब क्या करेंगे? तो यहां पर आपको खेलना पड़ता है सेफली। यहां पर आप बोलेंगे कि यार मिक्स ऑफ पॉलिसीज यूज करके चलो, मिक्स ऑफ पॉलिसीज यूज करके चलो ताकि दोनों को फायदा। ठीक है, तो ये मैंने एक जनरल सा आपको ओवरव्यू दिया। अब आए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। फेब मार्च 2024 का सवाल है, कहता है कि असेस वेदर द इम्प्रूव्ड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन is likely to be the best method to reduce the consumption of demerit code। उसने आपको यहां पर बता दिया कि यार इंप्रूव्ड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब कि एक पॉलिसी इसने खुद दे दी आपको, एक पॉलिसी खुद दे दी उसने आपको। अगर आप इसका यूज नहीं करोगे और आप यूज करते हैं कि जी बैन लगा दें और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दें या मिनिमम प्राइस लगा दें, आपको एप्लीकेशन के वैल्यूएशन के मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, जीरो। जब उसने आपको बोला ना प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना है, लाजमी लिखना है। तो जनरल सा तरीकेकार क्या बनेगा? आपने स्टार्ट किया बाय डिफाइनिंग डीमेरिट गुड, कि डीमेरिट गुड क्या होता है। आपने उसको बोला कि यार हमारा देखो फोकस किस पे जा रहा है, इंफॉर्मेशन पे, एडवर्टाइजिंग पे, नॉलेज पे। आपने उसको बता दिया कि जी डीमेरिट गुड क्या होता है। आपने उसको बता दिया कि यार ओवर कंज्यूम, ओवर प्रोड्यूस, ओवर एलोकेटेड वगैरह वगैरह, आपने उसको जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी डीमेरिट गुड की। ठीक है, यहां पर आपका नॉलेज पार्ट चल रहा है। अब आप अपना फोकस स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन पे, नॉलेज पे, कि यार मेरे पास नॉलेज किस तरीके से काम कर रही है, नॉलेज से मुझे क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, जो आपके पास यहां पर लिख के दिए हुए हैं। और आपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को लिंक करना है विद डायग्राम। ठीक हो गया? फिर आप जाएंगे किधर? फिर आप जाएंगे ऑल्टरनेटिव पॉलिसी पे, क्योंकि उसने पूछा हुआ है कि यार क्या ये बेस्ट मेथड है या इसके अलावा भी कुछ होता है। फिर आप जाएंगे ऑल्टरनेटिव पॉलिसी पे। तीन ऑप्शंस हैं, कोई सा भी एक लिख दो। मेरा मशवरा होता है कि हमेशा इजी वाला लिखे, फजूल पंगा ना लें। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताएं, उसके बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स बताएं, उसको कंपेयर करें। आपका AO1 AO2 यहां पर जो है वो खत्म हो जाए। अब आए AO3 पे, क्या लिखा हुआ है? देखो मुझे ये तो नहीं पता ना कि डीमेरिट का जो मसला है वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आ रहा है कि कम प्राइस होने की वजह से आ रहा है। तो अब मैं उसको बताऊंगा। इंफॉर्मेशन इज अ पावरफुल टूल, डीमेरिट कम करेगा, रूट इशू को हमारे पास खत्म कर रहा होता है। कंज्यूमर जब अवेयर होते हैं तो उनको समझ आता है कि यार क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म बिहेवियर है, एक लॉन्ग टर्म चेंज है। ये चेंज लॉन्ग टर्म में जाके आता है, शॉर्ट टर्म में इसका कोई इतना फायदा नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करता हूं तो ये शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि ये फौरन से प्राइस बढ़ाता है। फौरन से प्राइस बढ़ाएगा, चीजों को महंगा करेगा, तो कस्टमर के लिए वैसे ही अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाएगा। तो इट इज बेटर, इंफॉर्मेशन को तो आप लेके चलो, बट एट द सेम टाइम आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी लेके चले। पता है क्यों? ऐसे समझ लो भाई, अभी 2025 चल रहा है ना, 2025 चल रहा है, मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए और मैंने काम शुरू कर दिया एडवर्टाइजिंग पे। ठीक है, ये दोनों काम मैं साथ साथ कर रहा हूं। अच्छा, मैंने 2025 में टैक्स लगाया हुआ है, 2026 में टैक्स लगाया हुआ है, सही है, चीजें महंगी की हुई हैं। एट द सेम टाइम मैं लोगों को क्या दे रहा हूं, नॉलेज। मैं लोगों को क्या दे रहा हूं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। ताकि जब 2027 में, ताकि जब 2027 में मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव करूंगा, ताकि जब 2027 में मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव करूंगा, तो प्राइसेस कम होने की वजह से लोग वापस सिगरेट या शराब ना पीनी शुरू कर दें। इसीलिए साथ साथ में क्या दे रहा हूंगा इनको, इसीलिए साथ साथ में क्या दे रहा हूंगा बेटा, नॉलेज दे रहा होऊंगा। समझे बात को? तो दोनों पॉलिसीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम?
बेटा दो बेनिफिट दो ड्रॉबैक इनफ है। कोई प्रॉब्लम? अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। ये है फेब मार्च 2025 का। फेब मार्च 2025 पेपर 22। कहता है जी कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच बीच कुड बी क्लासिफाइड या बीच कुड बी डिस्क्राइब्ड एज अ पब्लिक गुड। बच्चा यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो समझता है कि अगर मैं ऐसे लिख दूंगा कि पब्लिक गुड इज अ गुड विच इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विदाउट एनी चार्ज एंड प्राइवेट गुड इज अ गुड विच इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स who charge for it upfront and the main objective is to maximize profit। अगर बच्चे को लगता है कि मैंने इतना लिख दिया तो मुझे नॉलेज के 3 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने अब तक पब्लिक और प्राइवेट गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताई नहीं। पब्लिक गुड क्या है? नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल। प्राइवेट गुड क्या है? राइवलरस, एक्सक्लूडेबल, रिजेक्टेबल। जब तक ये चीजें नहीं बताओगे आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको 0 मार्क्स मिल रहे हैं अब तक। But sir, like, for how long will the addicts be under the influence of knowledge? If the demerit good is cheap, won't they go back? Is it okay if I wrote it in evaluation? आप लिख सकते हैं बेटा, बट एक बात सारी बड़ी सिंपल सी ये है कि ड्रग एडिक्ट अगर एक मर्तबा नशे से प्रॉपर बाहर आ जाता है ना, तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो वापस नशे की तरफ जाए। ये बड़े ढीठ लोग होते हैं जो वापस नशे पे चले जाते हैं। बट अगर बेटा 10 में से 1 बंदा भी नशा छोड़ देता है तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गया ना। अच्छा, तो बेटा जब तक आप कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताओगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात अपने जहन में बिठा लो। सही है। फिर उसने बोला कि मुझे ये बताओ कि बीच जो होता है, सीव्यू हो गया अपना, समंदर हो गया, क्या ये पब्लिक गुड है? अब आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करना है पब्लिक गुड के साथ। भाई नॉन राइवलरस एस्पेक्ट ऑफ द बीच। जो बंदा टैक्स पे करता है, जो बंदा टैक्स पे नहीं करता, दोनों बीच पे जा सकते हैं, दोनों इंजॉय कर सकते हैं। सॉरी, वो नॉन नॉन एक्सक्लूडेबल था, वो जो मैंने आपको भी बताया कि पे टैक्स पेयर नॉन टैक्स पेयर दोनों जा रहे हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल बिहेवियर आ गया। ठीक है। अच्छा जी, मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम नहीं पड़ी बेटा, मैं मट्टी खा तो नहीं रहा ना वहां जाके, या मैं समंदर का पानी तो नहीं पी रहा। हर बंदा एंजॉय कर रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के भाई हमारे पास कोई रिसोर्सेज यूज अप एज सच नहीं हो रही होती। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन और एनालिसिस में लिंक क्रिएट कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड विद बीच। अब आओ इवैल्यूएशन पे कि यार क्या बीच जो है वो पब्लिक गुड होता है? अच्छा, अब देखो, बीच इज नॉट अ पब्लिक गुड। ये बात जहन में रखिएगा। क्यों? मैंने यहां पे रीजंस दिए हुए। अब देखो, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बीच इज अ पब्लिक गुड। सही है ना कि बीच इज अ पब्लिक गुड, और आप जो है वो बीच पे जाएं, आप इंजॉय करें, आप घूमें फिरें। बट यहां पर एक मसला है। वो मसला ये है कि यार जब बीच काफी ज्यादा क्राउडेड है तब आप क्या करेंगे? तब तो राइवलरस बिहेवियर आ गया ना। अच्छा, हम हमारे यहाँ पे सीव्यू है। मैं तो पता नहीं, कोई 15-20 साल हो गए मैं सीवीयू नहीं गया, पता नहीं कितने साल हो गए मैं लास्ट कब गया था, मुझे याद भी नहीं है। हम लोग तो देखो सीवीयू जाते नहीं। ठीक है। बाहर के मुल्कों में क्या होता है? अच्छा, बाहर के मुल्कों में जो उनका बीच है उनका निजाम भी बड़ा अच्छा होता है। अब हमारे यहाँ पे तो गटर की लाइनें भी वहीं खुली हुई हैं, गंदगी भी वहीं पे हो रही है, नहा भी लोग रहे हैं, पता नहीं कैसे नहा रहे हैं, समझ से बाहर है। लेकिन बाहर के मुल्कों में निजाम बड़ा अच्छा है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में यूके यूएस वगैरह में धूप बहुत कम निकलती है, एक स्पेसिफिक टाइम सीजन में निकलती है, इतनी ज्यादा नहीं निकलती। तो गोरों को ना टैनिंग का बड़ा शौक। तो गोरे जो है सारे पहुंच जाते हैं टैन करवाने, अपने बॉडी को टैन करेंगे जी, जाके उल्टे लेट जाते हैं धूप में। और कभी आप गूगल पे उसकी पिक्चर भी देखें या आप कोई रिपोर्ट वगैरह आपने कभी देखी हो तो वो बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। मतलब इतना बंदा वहां पर होता है कि खड़े होने की जगह नहीं होती। तो जब बहुत ज्यादा क्राउडेड हो रहा है या फिर कोई इवेंट हो रहा है तो वो तो राइवलरस बिहेवियर वहां पे आएगा ना। प्लस अगर एक्सक्लूडेबिलिटी की बात की जाए, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा प्राइवेट बीच का। व्हाट इज प्राइवेट बीच? कि यार ये इतना इलाका मेरा है, यहां पर कोई बंदा नहीं आ सकता। तो मैंने पेयर को नॉन पेयर से एक्सक्लूड कर दिया। पाकिस्तान में कुछ बीचेस ऐसे हैं कराची से बाहर निकल के जो कि आर्मी के अंडर आते हैं। वहां पर सिर्फ आर्मी के ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जा सकते हैं, आम आवाम नहीं जा सकती। एक्सक्लूडेबल बिहेवियर आ गया।
तो कहने का मकसद ये है कि देखने में तो बीच इज अ पब्लिक गुड, बट इन जनरल इन रियलिटी बीच कैसा है, कौसा है पब्लिक गुड। ये आपकी जजमेंट है। अगर आप यहां पर लिखते हैं कि जी बीच इज अ पब्लिक गुड, 0 मार्क्स, 0 मार्क्स। मैंने ये बात आपको जरूर कही है कि जजमेंट इज नेवर रॉन्ग, मैंने ये बात जरूर कही है कि जजमेंट इज नेवर रॉन्ग, बट 1+1 = 3 कभी नहीं होता। अब आप लोग मुझे जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ के कि भाई 1+1 = 3 होता है, तो फिर तो आप बेवकूफ हो ना। तो बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपको ये आइडेंटिफाई कर देती हैं कि गुड का नेचर कैसा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीच इज अ कौसा है पब्लिक गुड। बात क्लियर है बेटा, समझ गए हैं? अब अगर सर क्वेश्चन अपलोड नहीं हो रहे गूगल क्लासरूम में, वाई बेटा? वो फिर आपकी तरफ से इशू होगा, बाकी सबके तो हो रहे। अच्छा, अब इसका जरा पार्ट भी देखें। देखो सेम क्वेश्चन है, बस अब मेरिट गुड के हिसाब से। कहता है कि असेस द एक्सटेंट टू विच सब्सिडी इज लाइकली टू बी द बेस्ट मेथड टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड। कि भाई सब्सिडी सब्सिडी आपके मेरिट गुड को बढ़ाने में कितना काम करेगी, या फिर इट इज द बेस्ट मेथड कि हमारे पास मेरिट गुड सॉल्व हो जाएगा। सेम वही सिनेरियो है। मेरिट गुड क्या है, मेरिट गुड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। सब्सिडी क्या है, सब्सिडी कैसे आपके लिए फायदेमंद है, सब्सिडी के फायदे क्या हैं, सब्सिडी के ड्रॉबैक्स क्या हैं, डायग्राम से लिंक करें। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवर्टाइजिंग के ड्रॉबैक्स क्या हैं, डायग्राम के साथ लिंक करें। दो बेनिफिट दो ड्रॉबैक, इंडिविजुअल बेनिफिट इंडिविजुअल ड्रॉबैक्स, कंपैरिजन नहीं करना। ये नहीं बताना कि सब्सिडी बेहतर है कि एडवर्टाइजिंग बेहतर है, ये बात हमने अभी नहीं करनी। अब जजमेंट भी सेम है जो हमने पीछे पढ़ी, कि भाई वही वाली बात है कि डिपेंड करता है ना कि रूट कॉज क्या है। सब्सिडी आपकी प्राइसेस कम करने में आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कि इससे हमारा जो बर्डन ऑन गवर्नमेंट है वो बढ़ जाए, हमारा प्रोड्यूसर इनएफिशिएंट हो जाए। उसको पता है कि सब्सिडी तो मिल रही है, हमारी कॉस्ट कम होगी, तो हम एनीवे खराब काम करेंगे, ठीक है। इन दी एंड इसी तरीके से सब्सिडी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपकी पीईडी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल को सब्सिडी दे दी, बोला कि भाई प्लास्टर व्लास्टर जो है ना वो आधे पैसों पे होगा, तो क्या मैं जानबूझ के पहले माले से छलांग मारूंगा, अपनी हड्डी तोड़वाऊंगा कि जी मैं आधे पैसों में प्लास्टर करवा के आ रहा हूं? पागल थोड़ी हूं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पीईडी एज वेल। क्या आप मेडिसिन को सब्सिडी दे रहे हो, आप हॉस्पिटल को सब्सिडीज दे रहे हो, तो भाई उसकी तो डिमांड इलास्टिक होती है ना, तो वो इतना फायदेमंद थोड़ी होगा कि आप बार बार उसको यूज कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग की बात की जाए तो लैक ऑफ अवेयरनेस खत्म करती है, लॉन्ग टर्म बिहेवियरल चेंज लेके आती है, सब्सिडीज के मुकाबले में सस्ती होती है। तो बेस्ट अप्रोच क्या है, सेम वैसी जैसी हमने डीमेरिट में पढ़ी, कि सब्सिडी और एडवर्टाइजिंग को साथ लेके चलो। फिलहाल सब्सिडीज दे के प्राइसेस कम करके कस्टमर को अट्रैक्ट करो, ठीक है, और एट द सेम टाइम लोगों को नॉलेज देते रहो, ताकि कल को जब आप सब्सिडीज रिमूव करें तो लोगों के पास इतना समझ होनी चाहिए कि हाँ यार वाकई ये मेरिट गुड है, ये अच्छी चीज है, तो हमें इसको कंज्यूम करना चाहिए, ताकि बाद में लोग इसको कंज्यूम ना करना छोड़ दें। प्लस अगर कोई बंदा है उसके पास नॉलेज है बट पैसे नहीं है, तो सब्सिडी हेल्पफुल रहेगी। एक बंदा है उसके पास पैसा है बट नॉलेज नहीं है, तो एडवर्टाइजिंग हेल्पफुल रहेगी। तो आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ रहा होगा। साथ लेके जब तक नहीं चलोगे, अकेली सिंगल पॉलिसी कभी भी इतनी ज्यादा इफेक्टिव आपके पास नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम?